नमस्कार। आज मैं आप सभी को मेरे द्वारा रचना किया गया कहानी बेटियां जंगल की ओर सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मैंने मैट्रिक की परीक्षाएं लिखने के बाद 1999 में मैट्रिक की परीक्षाएं लिखने के बाद मैंने लिखना प्रारंभ किया। बाद में इस कहानी को मैंने मॉडिफाई भी किया, थोड़ा बहुत इसमें अपना और कुछ जोड़ा। सुनाने जा रहा हूँ बेटियां जंगल की ओर। सुभद्रा, जरा लाइट ऑन करो ना, मैंने अंगड़ाई लेते हुए पत्नी से कहा। बिजली की रोशनी दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ते ही मैं झटपट बिछावन छोड़कर उठा। कल ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें घर ले आया था, सो रात में फाइल का काम लिखते पढ़ते सोने में देर हुई। आज सुबह मेरी नींद देर से टूटी। फाइल की काम लिखते पढ़ने में देर से सोया था मैंने, इसलिए आज सुबह मेरी नींद देर से टूटी। फिर भी जल्दीबाजी में मैंने मुंह हाथ धोया, गर्म पानी पिया और जूता पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकला। मेरे अन्य सभी दोस्त मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौट रहे थे। मैं भारी मन से अकेला टहलते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरे पीछे 8-10 की संख्या में सांवली वर्णों की युवतियों का समूह था। उनकी बातें मेरी समझ से दूर, वे अपनी भाषा में बातें करते हुए तेज चाल से चल रही थी। आज रविवार है। दूसरा ऑफिस की जरूरी काम मैं रात में निपटा लिया था। प्रत्येक रविवार को फुर्सत में अपनी पत्नी के साथ भावना विचार प्रकट करने के लिए कुछ लेखन का कार्य करता हूँ। इसके अलावे आज घर पर कोई विशेष जरूरी काम भी नहीं है, इसलिए मैं उनकी बातों को निश्चिंत होकर सुनने और समझने का भरसक प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा था। सभी युवतियों के हाथ में एक एक हथियार था। पत्ते की पोटलियों में ना जाने सभी युवतियां क्या क्या खाद्य भरकर रखी थी। दूसरे हाथ में लकड़ी के छाल की मोटी लंबी रस्सी थी। मैं पक्की सड़क पर ही रुक गया। सभी युवतियां सड़क पार करते हुए उबड़ खाबड़ पगडंडियों में चलने लगी। किसी के पैर में पादुका तक नहीं था, फिर भी उनकी रफ्तार में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आ रहा था। मुझे पगडंडियों में चलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। वे सभी मुझसे आगे निकल गई। मैं कुछ देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। दृढ़ इच्छा से जंगल की ओर इतनी बेगी से क्यों जा रही हैं? मैं आश्चर्य हो रहा था, क्या जंगल भी इंसान का मंजिल हो सकता है? क्या इंसान का जंगल भी भला मंजिल हो सकता है? अंधेरा घना जंगल में इन युवतियों को क्या मिलेगा? ये युवतियां सरकार की महत्वाकांक्षी शहरीकरण अभियान के खिलाफ क्यों है? गांव से शहर की ओर चकाचौंध रोशन भरी सड़क, गांव से शहर की ओर जाती चिकनी और चकाचौंध सड़क पर ना जाकर इन पथरीली सड़क पर कंटक पथ पर अपनी मंजिल तलाशने कहाँ जा रही है ये युवतियां? मुझे इन सारी प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रबल इच्छाएं हुई। मैंने अपने पैरों को झांका, जूते की डोरी कसा और उसी पगडंडियों में पीछे पीछे चल पड़ा। मैं अकेला सुनसान जंगल की ओर बढ़ रहा था। युवतियां मुझसे काफी आगे, कभी कभी झाड़ियों में ओझल हो रही थी। बिहड़ जंगल में हिंसक पशुओं का डर है। आत्मरक्षा के लिए किसी प्रकार का हथियार भी मेरे पास नहीं है।
इस समय मेरे साथ कोई साथी अगर है तो वो केवल और वो केवल मेरी जिज्ञासा है। मेरी जिज्ञासा उन विविध प्रश्नों को जानने की कि इस माने गांव से शहर की और युवतियां क्यों जा रही है। अब इतना अंदर प्रवेश कर आया हूं कि यहां से वापस अकेले लौटना मुश्किल है। उन युवतियों के सिवाय मेरे आसपास मनुष्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। चारों ओर घना साया सन्नाटा वातावरण में जंगली पशुओं का गुर्राहट मेरे कानों के रास्ते से सीधे दिल और दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे कानों के रास्ते से दिल और दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरा साहस डगमगाने लगा, धड़कनें बढ़ रही है। अचानक मेरे पीठ को किसी ने छुआ। पीछे मुड़कर देखने का मुझे हिम्मत नहीं। मैं घबराकर उन युवतियों को भरपूर ताकत से चित्कार लगाई। तुरंत सभी युवतियां धारदार हथियार पोजीशन में लेते हुए खड़ी हुई। मेरे पीठ पर देखा एक छिपकली थी। सभी हंसने लगी। वे मेरी मनोस्थिति को समझ गई। मैं भी उनकी आंखों की भाषा बखूबी पढ़ लिया। मैं युवतियों का दल में शामिल हो गया। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अनुभवों की परतें मेरे मन के आंगन में जमते जा रहा है। युवतियों का अद्भुत धैर्य और साहस से मेरा आत्मविश्वास को बल मिल रहा है। अभी अभी एक बटेर फुर्र से उड़ गई। तेज पंखों से हवा को चीरती हुई बंदरों की टोली आमों की डाली पर करतब दिखाने में मग्न है। आमों की डाली पर बंदरों की टोली करतब दिखाने में मग्न है। पथरीला पथ पर जहां तहां बिच्छुएं पूंछ खड़ाकर शिकार की तलाश में है। जंगल का दृश्य बता रहा हूं। जहां तहां बिच्छुएं पूंछ खड़ाकर शिकार के तलाश में है। अपना शक्ति से हमें अवगत कराने नाग फन फैलाए खड़ा है। सामने महुआ के सूखे पत्तों पर पांव पसार कर पराक्रमी सिंह अचेत निद्रा में सो रहा है। सहसा एक नन्हा मृग शावक हमारे बीच दौड़ता हुआ आया। लग रहा है जन्म से ही मां से वियोग हो गया है। एक युवती अपनी कोमल हाथों से सहलाया। उस मृग शावक को पुचकारते हुए गोद में लिया। नन्हा मृग बालक को मानो धात्री मिल गया। जिन पशुओं से हम मानव सावधान हो जाते हैं, जिनके भय से हम पाताल में शरण लेना चाहते हैं, वे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द दुम हिला रहे हैं, हमारे स्वागत में कूद फांद रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये पशु जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठता स्वीकार कर लिए हैं। लग रहा है हिंसक पशु कतई हिंसक नहीं होते अगर मनुष्यों में शुद्ध अहिंसा होती। हिंसक पशु कतई हिंसक नहीं होते अगर मनुष्यों में शुद्ध अहिंसा होती। युवतियों ने पत्ते की पोटली खोली। मृग शावक को जल व अन्नपान कराया। छोटा सा मुखमंडल पर अपनी बड़ी बड़ी निश्चल नेत्रों में स्नेहपूर्ण अश्रु झलक रहा था। लंबा लंबा कान शालीन चेहरे की सुंदरता पर चार चांद लगा रहा है। युवतियों की गोद में माँ की ममता का अनुभूति होने लगा। पल भर में युवतियों के साथ एकदम घुल मिल सा गया। मुख भाषा में ना जाने कैसे उनकी आंखें जननी से वियोग की संपूर्ण व्यथा गाथा बता रहा है। अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति होगी इन अबला मृगों की नेत्रों में, जो मुख भाषा में आपसी विचारों का विनिमय सहजता से आंखों ही आंखों में कर लेते हैं। जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य इन गुप्त शक्ति से वंचित है। सूर्यदेव सिर पर चढ़ गया है। आगे झरना है।
मुझे खाली हाथ पाकर युवतियों ने मृगशावक को मेरे हवाले कर दिया। हम सभी भोजन के लिए झरना की ओर बढ़ने लगे। पहली बार किसी वन्य जीव को छू रहा हूँ। मैं पहली बार किसी वन्य जीव को छू रहा हूँ। घर लौटते ही पत्नी से इन्हें मिलाऊंगा। अब तक मुझे तस्वीरों में ही इतनी सुंदर जीवों का दर्शन हुआ था। मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि यह अनमोल वस्तु पाकर मेरी पत्नी कितनी खुश होगी। मन असीम प्रफुल्लित हो रहा है। मृगशावक मुझे सूंघ सूंघ कर चाटने लगा। मृगशावक मुझे सूंघ सूंघ कर चाटने लगा, मानो गोद में आने से कृतज्ञ होकर प्रेम से आभार व्यक्त करना चाह रहा हो। मुझे गुदगुदी होने लगी। शावक के कोमल तन का स्पर्श मुझे अब अजीब लगने लगा। अजीब लग रहा है, सिहरन हो रही है। अब गोद में रखना असहज महसूस करने लगा। मेरी असहजता मृगशावक को भी आभास होने लगा होगा। वे मेरी गोद से बाहर निकलना चाह रहा था। मैं पलटकर उन्हें मजबूती से पकड़ा। बेचैनी से शावक पंजा मारकर जोर लगाया। मैं उन्हें संभाल न सका, कूदकर जमीन पर जा गिरा। नथुने पर हल्की चोट लगी। वह सहम सा गया। मैंने उन्हें पुनः पकड़ना चाहा। वह डर कर तेजी से भागने लगा। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सीधे जाकर अचेत निद्रा में सोता सिंह से टकरा गया। तरुण सिंह दहाड़ता हुआ एकाएक खड़ा हो गया। तरुण सिंह दहाड़ता हुआ एकाएक उठ खड़ा हुआ। किसका इतना हिम्मत कि वनराज का नींद खराब कर दे। जिंदगी थम सी गई। वातावरण में सन्नाटा छा गया। हवा भी दिशा बदल लेना भला समझा। विहंगना गाना बंद कर पत्तियों में छिप गई। बिच्छुएं पलक झपकते गायब। नाग फन सिकुड़ा कर बिल में घुस गया। उछल कूद रहे बंदरों की टोली गालों पर हाथ रख कर टहनियों में दुबकते हुए चिंतित मुद्रा में सोचने लगे, आज भूखे मरना पड़ेगा। किस बेवकूफ ने यह दुस्साहस किया। जंगल का सारा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। कैसे इस विपत्ति का सामना किया जाए, महाराज को कैसे फिर सुलाया जाए। बंदरों ने सोचने लगे उनकी कानून व्यवस्था के बारे में, महाराज को कैसे फिर सुलाया जाए। मैं थर थर कांप रहा था। संकट की घड़ी में कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। सिंह मुझे देखकर पुनः जोरदार दहाड़ लगाया। मैं ईश्वर से विनती करने लगा, हे भगवान मेरा रक्षा करना। मुंह फाड़कर सिंह दहाड़ते हुए मेरे ओर आने लगा। मेरी आंखें बंद हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने मुझे खींचकर चट्टानों की आड़ में सुरक्षित किया। आंखें खुली। मेरे चारों तरफ हथियार उठाए मेरी सहयोगी सभी युवतियां थी। मैं संभल कर बैठा। सामने वही उन्मत्त सिंह था। युवतियों को लाल पीला हिंसक आंखों से घूर रहा था। युवतियां भी उसी तरह उससे घूर रही है जैसे सिंह उन्हें घूर रहा है। बिल्कुल कांटे की टक्कर। ऐसा अद्भुत दृश्य जिसका मैं यहाँ ठीक ठाक वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ। बड़े बड़े शूरवीर का कलेजा कांप जाता। कुछ देर तक सिंह आंखें गाड़कर घूरता रहा। युवतियां भी उसी अंदाज में हथियार उठाए उन्हें घूरती रही। अंत में युवतियों का पलड़ा भारी हुआ। सिंह नतमस्तक होकर पीछे मुड़ा और महुआ के उसी सूखे पत्तों पर बैठ गया जहां अचेत निद्रा में सोया था। मानो युवतियों के आदित्य साहस का बलवान सिंह ने भी सम्मान किया। उस वक्त मेरे पास ना तो लेखनी थी और ना ही उस प्रतिबिंब को अलंकृत कर रखने के लिए कैमरा, लेकिन वह सजीव दृश्य दिल दिमाग में ऐसा छा गया है कि मिटाए नहीं मिटता। मैं युवतियों के साथ झरना पर गया।
चूंकि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, अतएव मेरे पास दोपहर को खाने के लिए भोजन नहीं था। पॉकेट में 2-4 काजू किशमिश के अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। युवतियों ने झरना किनारे पत्ते की पोटलियां खोली। मुझे कुछ पूछे बिना मेरे लिए भी पत्तल पर भोजन परोसकर मुझे देना चाह रही थी। मैं अंदर ही अंदर संकोच कर रहा था, परंतु मैं यहाँ मूक बधिर बन गया। युवतियों की भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। किसी प्रकार की बाहर से प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मैं किसी प्रकार से युवतियों को प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। चुपचाप पत्तल ग्रहण किया, भोजन किया एवं झरना का पानी भरपेट पिया। झरना का पानी भरपेट पिया। युवतियों ने सुगंधित बनफूल एवं मौसमी बैर आदि तोड़कर अपनी अपनी गठरियों में बांधी। आवश्यकता के अनुसार जलावन के लिए सूखी सूखी लकड़ियां चुनकर जल्दीबाजी में सभी ने लकड़ी के छाल की मोटी रस्सियों में बांधकर एक बोझा बनाई। बनफूल एवं जंगली बैर आदि को शहर ले जाकर बेचना तो है ही, फिर राशन पानी की भी व्यवस्था करनी है। इसलिए सभी युवतियां एक दूसरे को हाँकते हुए फुर्तीबाजी में जंगल से घर की ओर लौट रही है। मैं भी उन युवतियों के साथ साथ घर पहुंचा। बिना बताए जंगल चले जाने से मुझे घर पर पत्नी से 2-4 सुननी पड़ रही है, परंतु साथ साथ वह मेरे सूजे घुटनों पर कड़ुआ की गर्म तेल से मालिश भी करते जा रही है। कड़ुआ के गर्म तेल से मालिश करते जा रही थी। मेरे हर मर्ज की दवा मेरी पत्नी को बखूबी मालूम है। 2-4 मीठी गालियां सुनने और मेरे मर्म स्थल पर उनकी कोमल हाथों की स्पर्श मात्र से ही सारा व्याधि मेरा दूर हो जाता है। युवतियां भी अपने अपने घर पहुंची। बाहर की जिंदगी चाहे कितनी भी सरल क्यों ना हो, तन नहीं तो मन थक ही जाता है। घर पहुंचते ही हर किसी के व्याकुल मन को शांति मिलती है और तन मन में पुनः नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस तरह सभी युवतियां भी नई जोश के साथ बनफूल और जंगली बैर आदि को बेचने के लिए पुनः एक दूसरे को पुकारते हुए समूह में शहर की ओर चल दी। शहर भी सामने नहीं है। यहाँ से 8-10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्यदेव पश्चिम से लाल सिग्नल दाग रहा है। मानो इन युवा जिंदगी की कर्म पथ पर रफ्तार भरी गाड़ी को विश्राम के लिए रोकना चाहता हो, परंतु युवतियों की रफ्तार ने प्रकृति की इस अनोखा संकेत की अवमानना करते हुए शहर की देहली पर पहुंच गई। सूरज धरती की गोद में छुप गया। गोधूली वातावरण में बसेरा ढूंढने आतुर परिंदों की चहचहाहट से शोरमय शहर एकाएक स्तब्ध हो गया। अचानक एक कार युवतियों के करीब आकर रुकी। घना दाढ़ी मूंछों वाला 2 व्यक्ति उस कार से निकलकर युवतियों के साथ साथ पैदल चलने लगे। दोनों व्यक्ति अपना बत्तीसी दिखाते हुए युवतियों से तरह तरह की बहकी बातें करने लगे। युवतियां वार्तालाप में अरुचि दिखाते हुए टूटी फूटी हिंदी में उनके अनावश्यक सवालों का जवाब दे रही थी। उनमें से एक व्यक्ति युवतियों से पूछा, आप सबों की इन गठरियों में क्या है? आप लोग कहाँ जा रही हैं? रेलवे स्टेशन के करीब गुदड़ी बाजार की ओर इशारा करते हुए एक युवती गठरी का गांठ खोले बिना हाथ मारकर गठरी से 2-4 बैर निकाल कर दिखाई। दोनों व्यक्ति एक स्वर में बोले, अरे अरे रुको, ये जंगली बैर है ना, बेचने जा रही है। सभी युवतियां रुक गई इस आशा से कि अगर 1-8 किलोग्राम ये व्यक्ति खरीद लेते हैं तो थोड़ी बहुत भार में कमी आ जाएगी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को आंख मारते हुए मानो इनका छल कपटी चाल युवतियों की कमजोर नब्ज को
कमजोर नाड़ी को पकड़ लिया हो। बोले, देखो तुम लोगों का ये सारी बैर बिकवा दूंगा, सही कीमत भी दिलवाऊंगा, लेकिन कुछ दूर जाना पड़ेगा। आगे हमारे दोस्त का आचार की फैक्ट्री है, वे सभी बैर खरीद लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, हमारे पास गाड़ी है। आओ तुम सब गाड़ी पर बैठ जाओ, हमें फिर इसी रास्ते से तो गुजरना है। लौटते वक्त तुम सबों को यहीं पर छोड़ देंगे। सभी युवतियां एक दूसरे की राय जानने के लिए कानाफूसी करने लगी। इतने में वह व्यक्ति बिना विलंब किए जेब से नोटों की एक गड्डी निकाला और गड्डी से एक एक 20 रुपये की नोटें सभी युवतियों को थमाते हुए कहने लगा, तुम लोगों को अगर शंकाएं हो रही है तो ये एडवांस रखो, फैक्ट्री पहुंचते ही पूरी कीमत चुका दूंगा। पीछे से दूसरा व्यक्ति पलटकर तुरंत कार ले आया। सभी भोली भाली युवतियां कार में बैठ गई। पलक झपकते ही कार आंखों से ओझल होकर शहर की जगमग रोशनी में खो गए। तेज रफ्तार से कार कुछ दूर चलने के बाद युवतियों के मन में तरह तरह की अशुभ आशंकाएं जन्म ले रही है। एक दो बार युवतियां उन व्यक्तियों से पूछी, और कितना दूर है? बिना कुछ उत्तर दिए दूसरा व्यक्ति कार के सभी खिड़कियों का काला शीशा अंदर से लॉक कर दिया। युवतियां इसका विरोध करती रही। दोनों व्यक्ति अनसुना होकर गाड़ी उसी रफ्तार से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। युवतियों की आशंकाएं अप्रिय घटना की ओर बढ़ने लगा। सभी चिंतित मुद्रा में एक दूसरे को देख रही है। सभी के मन में हाल फिलहाल की लोक लज्जित घटना, जो हर किसी के दिल को झकझोर कर रख देने वाली राजधानी दिल्ली की महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली घटना निर्भया कांड की याद ताजा हो रहा है। निर्भया कांड में किशोरी छात्रा निर्भया ऐसे ही निर्लज भेड़ियों के बेशर्मी का शिकार हो गए थे। बेशर्मी के करतूत का शिकार हो गई थी, किंतु उस घटना ने महिलाओं के प्रति लचीला कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए देश की राजनीतिक सत्ता पर उथल पुथल मचा दिया था। जंगल में हिंसक पशु सींग का दांत खट्टा करने वाली ये ग्रामीण युवतियां आज शहर के इन तुच्छ भेड़ियों से डर रही है। पल भर में दरिंदों का सर कलम कर देती, परंतु इन्हें अपने स्त्रीत्व का सबसे खूबसूरत और नाजुक लाज रूपी गहना शहर के भीड़ में लूट जाने का डर है। सीता जैसी सती की देवी को नहीं बख्शने वाला पुरुष प्रधान समाज में अपवित्रता का कलंक लेकर जीने का डर है। इन्हें डर है सरकार की लंबी कानूनी प्रक्रिया में दलित स्त्रियों के इंसाफ पाने का। कार उसी रफ्तार में हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। एक एक कर सभी युवतियां दोनों दरिंदों से कार रोकने एवं रिहाई की गुहार लगाती रही, परंतु मांसाहारी जानवरों से भी अधिक कुकृत्य के आदि असुरों को इंसानियत की बात समझ में नहीं आई। हैवानियत का हद पार करते हुए धारदार छुरा निकालकर युवतियों को भयभीत कर अपना कुत्सित उद्देश्य पूरा करने के लिए एक युवती के चेहरे पर आकस्मिक हमला कर दिया। युवती लहूलुहान हालत में कार पर सीट के नीचे गिर पड़ी। अपराधियों को इन ग्रामीण युवतियों के असीम आदित्य साहस का अनुमान नहीं था। आत्मरक्षा के लिए अन्य सभी युवतियां हमलावर पर निहत्था जवाबी हमला शुरू कर दी। युवतियों का पराक्रम देख डर कर गाड़ी चला रहे अपराधी एकाएक कार छोड़कर अंधेरी गलियों में भाग गए।
सभी युवतियां दूसरे हमलावर अपराधी से लड़ते हुए रक्त रंजित होकर कार से बाहर निकली। पीछे पीछे हमलावर भी कार से बाहर निकला। मनहूस युवतियों के साथ बाहर भी उसी तरह छुरा चलाते जा रहा था। युवतियां अब दोगुने अंदाज में जवाब दे रही थी। युवतियां अभी दोगुने अंदाज में जवाब दे रही थी। शहर के खुदगर्जी असंख्य लोग तमाशाबीन होकर देख रहे थे। शहर के असंख्य लोग तमाशाबीन होकर देख रहे थे। वाह क्या जोश है, लगा बेटा को, हाँ दे दनादन, मार कस के और मार, अरे औरतिया दिखा दम, तुम लोगों के हाथ में तो जैसा दम ही नहीं है। देखते ही देखते घायल युवती बैर की गठरी से अपना हथियार निकाली और हमलावर अपराधी पर ताबड़तोड़ जवाबी हमला कर दिया। सहसा शोरगुल शहर एकाएक स्तब्ध हो गया। सभी युवतियां देखी और देखती रह गई। सभी युवतियां देखी और देखती रह गई। हथियारबंद अपराधी का सर से धड़ अलग हो गया था। सर से धड़ अलग हो गया। घटनास्थल के आसपास फुटपाथ के व्यापारी से लेकर नामी गिरामी सेठ धड़ाधड़ अपना दुकानदानी बंद कर दिए। लहूलुहान स्थिति में युवतियां लोगों से मदद के लिए अपील करती रही, परंतु शहर की स्वार्थ भरी जिंदगी में कौन किसका मदद करता। किसी ने इसकी सुधि तक नहीं लिया। रास्ते से गुजरने वाले लोग भगवान इसकी आत्मा को शांति दे कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। युवतियां गठरी के कपड़े को कफन बनाकर उस व्यक्ति के मृत शरीर को ढक दी। रात बीता, सुबह हुई। एक एक कर बुद्धिजीवियों की भीड़ घटनास्थल पर बढ़ते जा रहा था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मैं भी खबर सुनते ही भागा भागा घटनास्थल पर पहुंचा। मैं भी भागा भागा घटनास्थल पर पहुंचा। यहाँ उपस्थित सभी लोग तमाशाबीन होकर देख रहे थे। मैं असमंजस में हूँ। मैं आज यहाँ असमंजस में हूँ। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? कब तक लोग ऐसे मुकदर्शक बनकर रहेंगे? मुझे आज के मानव से तो कहीं संवेदनशील जंगल के बंदर लग रहे थे। कम से कम वे अपना वन प्रदेश की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था को अपने बनाए रखने के उद्देश्य से गालों पर हाथ रखकर पल दो पल सोच तो रहे थे। मैं आज असमंजस में था इस बात को लेकर कि कानून व्यवस्था का हमारा क्या होगा। मैंने मुर्दों की शिनाख्ती के लिए माथे का कफन हटाया। देखा, मृतक शहर का कुख्यात अपराधी अनगिनत बेगुनाहगारों का हत्या के आरोपी था। पुलिस इन्हें बरसों से ढूंढ रही है। इस अपराधी का खौफ शहर के सभी सज्जनों के दिल दिमाग में घर कर गया था। इनके दर्शन मात्र से लोगों के कलेजा का खून सूख जाता था। आज लाश के मनहूस सूरत को देखते ही तमाशाबीन सज्जनों का शीतल खून ग्रामीण युवतियों के दीप्ति की प्रताप से उष्म होकर धमनियों में फुर्ती से प्रवाहित होने लगा। लोगों के तन मन में बिजली सी दौड़ने लगी। सभी लोग युवतियों की साहसिक कार्य का जय जयकार करते हुए कह रहे थे, इन युवतियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इन्हें देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। मैं संविधान का ज्यादा जानकार व्यक्ति तो नहीं हूं, फिर भी युवतियों को सम्मान मिलने की बात लोगों से सुनकर अपार उत्साहित था। भोंपू सायरन भोंपू बजाते हुए कतारों में आगे पीछे 3 सरकारी जीप आकर रुकी। पता चला जिले के एसपी साहब दल बल के साथ आए हैं।
साहब लाश का शिनाख्ती किए एवं बड़ा बाबू को पंचनामा तैयार करने का आदेश दिया। आम आदमी तो क्या, यहाँ के गुंडों को सलाम किए बिना सरकारी हुक्मरानों का भी इस क्षेत्र से गुजरना मुश्किल था। एसपी साहब को पहली बार इस शहर में देखकर लोगों के चेहरे पर उम्मीदें जागी है। सभी जानते हैं सरकारी काम नियम कानून के दायरे में रहकर होता है, फिर भी नासमझ लोगों की उत्सुक भीड़ साहब को गुंडों के सरदार को भस्म कर शहर को आज़ाद करने वाली युवतियों को जल्द से जल्द सम्मानित करने का अनुरोध कर रहे थे। आज वह शुभ घड़ी देखने के लिए लोग बेचैन हैं, जब साहसिक कार्य का आदर करते हुए एसपी साहब अपने पावन हाथों से दलित युवतियों को पुरस्कृत करेंगे। एसपी साहब लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कह रहे थे, सब कुछ हमारे संविधान के मुताबिक होगा, हमारे कानून संहिता का अक्षर सा पालन किया जाएगा। लोगों की भीड़ एसपी साहब के आश्वासन के बाद शांत था। सभी लोग तैयार थे। जब एसपी साहब युवतियों को सम्मानित करेंगे तभी जोरदार तालियों से शहर की खामोशी तोड़ दी जाएगी, गुंडा राज का पतन होगा और लोग आज़ाद शहर में चैन का सांस लेंगे। आज़ाद शहर में चैन का सांस लेंगे। साहब पंचनामा तैयार हो गया, बड़ा बाबू बोले। एसपी साहब उस पराक्रमी युवती की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए जिसने निर्दय दुराचार दरिंदा का वध आत्मरक्षा के लिए की थी। एसपी साहब युवती का हाथ पकड़े। लोगों को लग रहा है अब एसपी साहब युवती का पीठ थपथपाकर सम्मानित करेंगे, लेकिन एसपी साहब का तो अब हाथ कांप रहा है, उनका कंठ धंसता जा रहा है, नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी। सभी लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से साहब को देख रहे हैं। रूंधे गले में एसपी साहब लोगों से बोले, ये युवती हमारे कानून संहिता के अनुसार हत्यारिन है। सभी लोगों का सिर झुक गया। एसपी साहब भारी मन से युवती के हाथों में हथकड़ी डालकर गिरफ्तार किया। भारी मन से युवती के हाथ में हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। लोगों की खामोशी में मेरे सारे उन विवित्सु प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ था कि मेरे विवित्सु प्रश्न जो थे कि युवतियां जंगल की ओर क्यों जा रही है, वो सारा प्रश्न का जवाब इन खामोशी में, लोगों की इन खामोशी में था। जब गिरफ्तार करने के बाद युवती को गिरफ्तार कर जब एसपी साहब ले गए और लोगों की भीड़ में खामोशी जो दिखाई दिया, वही खामोशी मेरा सभी प्रश्नों का उत्तर था। मेरा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। ऐसा ही मैं कहानी लिखकर आगे बताते जाऊं, इसके लिए मुझे भी अप्रिशिएट की आवश्यकता होगी। मुझे अप्रिशिएट करिए, एक लाइक करिए, मैं इतना से ही खुश हो जाऊंगा और आगे आप लोगों के लिए कहानी सुनाते जाऊंगा। धन्यवाद।